नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पाठ 6 प्रेमचंद के फटे जूते। पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताओं के बारे में आपको बताया और उनके जीवन पर हमने प्रकाश डाला। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेमचंद जी पर आधारित ये पाठ प्रेमचंद के फटे जूते, जिसके लेखक हैं हरिशंकर परसाई। तो इस पाठ में जो लेखक है वो प्रेमचंद के फटे जूते एक व्यंग निबंध है। प्रेमचंद जी के जीवन पर आधारित है ये पाठ। ये एक व्यंग है और इसमें प्रेमचंद के फटे जूतों को लक्ष्य करके लेखकों की दुर्दशा पर व्यंग किया गया है। जो व्यक्ति समाज की कुरीतियों पर ठोकरें मारता है, समाज उसे बदले में क्या देता है, इसका वर्णन मार्मिक बन पड़ा है। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे सारांश। पाठ का सारांश मैं आपको समझाऊंगी कि जो परसाई जी हैं वो हिंदी के सर्वश्रेष्ठ व्यंग्यकार माने जाते हैं। उनका व्यंग केवल गुदगुदाने के लिए नहीं है, अपितु समाज की कुरीतियों पर करारी चोट करने के लिए है। उन्होंने समाज की बुरी प्रथाओं को इस तरह प्रस्तुत किया है कि बुरे आदमी उसमें अपनी नंगी छाया देखकर शर्मसार हो जाते हैं। उनका व्यंग बहुत पैना और प्रभावशाली है। बुराई की सूक्ष्म से सूक्ष्म अदा को उन्होंने रोचक शैली में प्रस्तुत किया है। उन्होंने प्रायः सामाजिक, राजनीतिक और साहित्यिक जीवन में फैले भ्रष्टाचार को अपना विषय बनाया और राजनीतिक छल कपट पर उन्होंने अति सशक्त रचनाएं लिखी हैं। परसाई जी ने हिंदी के साहित्यकारों की दुर्दशा दिखाने के लिए प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग लिखा। प्रेमचंद के फटे जूते नामक व्यंग लिखा। इसमें एक ओर तो प्रेमचंद की संघर्षशीलता का वर्णन है, तो दूसरी ओर उनकी फटे हाली का। किसी समाज का सर्वोच्च लेखक पहनने को ठीक ठाक जूता भी न खरीद सके, इससे बढ़कर समाज की दुर्दशा और क्या हो सकती है। साहित्य सम्राट कहते हैं प्रेमचंद जी को, और उनकी ऐसी दुर्दशा कि वो अपने लिए एक जूता खरीद पाए, ऐसी उनके संभव नहीं था। तो इसमें जो लेखक हैं वो समाज से प्रश्न करते हैं कि हमारा जो समाज है वो ऐसे व्यक्ति को बदले में क्या देता है। तो लेखक के सामने प्रेमचंद और उनकी पत्नी का एक चित्र है। प्रेमचंद कुर्ता धोती पहने हुए है, सिर पर टोपी है, गालों की हड्डियां उभरी हुई हैं और पाँव में कैनवस के जूते हैं जिनकी पतरियां निकल आई हैं, इसलिए वे बेतरतीब बंधे हैं। बाएं जूते में एक बड़ा छेद हो गया है और जिसमें से अंगुली बाहर निकल आई है। प्रेमचंद के फटे जूते देखकर लेखक चिंता में पड़ गया। अगर फोटो खिंचाते समय पोशाक का यह हाल है तो वास्तविक जीवन में क्या रहा होगा। परंतु फिर विचार आया कि प्रेमचंद अंदर बाहर की अलग अलग पोशाक रखने वाले इंसान नहीं है। लेखक सोचने लगा कि प्रेमचंद हमारे साहित्यिक पुरखे हैं, फिर भी उन्हें अपने फटे जूते का जरा भी एहसास नहीं है। उनके चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और विश्वास है। लेखक एक चित्र देखता है जिसमें प्रेमचंद और उनकी पत्नी होते हैं, जिसमें वो देखता है कि प्रेमचंद जी ने एक धोती कुर्ता पहना हुआ है, सिर पर उनकी टोपी है, ठीक है, और उन्होंने कैनवस के जूते पहने हुए हैं, लेकिन जूते बहुत ही फटे हाल हैं और एक जूते से तो उनका अंगूठा बाहर निकल रहा है। तो लेखक सोचता है कि अक्सर हम लोग क्या करते हैं, जब हम फोटो खिंचवाने के लिए खड़े होते हैं तो सबसे पहले अपने आप को तैयार करते हैं और देखते हैं कि हमारी हर तरफ से फोटो अच्छी आए, है ना। दूसरे व्यक्ति के सामने हमारा जो व्यक्तित्व है या फोटो है वो अच्छी प्रस्तुत कर पाए हम। लेकिन वो कह रहा है कि जब फोटो खिंचवाते समय हम लोग ऐसा करते हैं जब, और असल में हम वो होते नहीं है, ठीक है। लेकिन लेखक ने ऐसे क्यों नहीं किया। लेखक फोटो ऐसे ही खिंचवा दी, उसने उसको जूता से पैर बाहर निकल रहा था, और अगर वो इतनी अच्छी स्थिति में फोटो खिंचाने के लिए खड़ा है, यानी कि इतनी बुरी स्थिति में वो फोटो खिंचाने के लिए खड़ा है, तो रियल में उसकी स्थिति और कितनी खराब होगी, इस बात पर लेखक चिंता कर रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि फोटो में भी प्रेमचंद के चेहरे पर एक व्यंग भरी हंसी है। लेखक सोचता है कि प्रेमचंद के फटे जूते में फोटो खिंचाने से मना क्यों नहीं कर दिया।
फिर लगा कि शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा। लेखक प्रेमचंद के दुख को देखकर रोना चाहता है, किंतु प्रेमचंद की आंखों का दर्द उसे रोक लेता है। लेखक सोचता है कि लोग फोटो खिंचवाने के लिए कपड़े, जूते, क्या बीवी तक मांग लेते हैं साथ में। फिर प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया? आजकल तो लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं। भला फोटो से इत्र की खुशबू आती है क्या? नहीं, लेकिन दिखावे के लिए, यहाँ पर मतलब लेखक का ये कहना है कि लोग दिखावे के लिए क्या क्या कर लेते हैं, तो प्रेमचंद ने क्यों ऐसा नहीं किया? फोटो में से सुगंध आती है, लोग इत्र लगाकर फोटो खिंचवाते हैं ताकि फोटो में से सुगंध आए। गंदे आदमियों की फोटो भी खुशबूदार होती है। लेखक को प्रेमचंद की फटा जूता देखकर बड़ी ग्लानि होती है। लेखक ये कहना चाहता है फोटो में से खुशबू नहीं आती है। लेखक ये कहना चाहता है कि कोई कितना भी हम ये कह सकते हैं कि दिखने में अच्छा ना हो, है ना, उसका नाक नक्श अच्छे ना हो, लेकिन जब वो फोटो खिंचवाता है तो फोटो ऐसे आती है कि बिल्कुल ही अलग ही चेहरा दिखता है। और बहुत ही सावधानी के साथ लोग फोटो खिंचवाते हैं कि कहीं कोई फोटो में कमी ना नजर आए। ठीक है, तो वो कहता है कि ऐसे प्रेमचंद ने क्यों नहीं किया होगा। फिर लेखक कहता है कि मेरा जूता भी ऊपर से अच्छा दिखता है, किंतु उसका तला घिस गया है। मैं ऊपरी पर्दे का ध्यान रखता हूँ, इसलिए उंगली को बाहर नहीं निकलने देता। मैं फटा हुआ जूता पहनकर फोटो तो कभी खिंचवा ही नहीं सकता। एक लेखक खुद के लिए कह रहा है, क्या कह रहा है कि मेरा जूता नीचे से फटा हुआ है और मैं ऊपर से उसको ढक देता हूँ ताकि मेरा जो पैर है वो फटा हुआ ना दिखे, मेरा जूता फटा हुआ ना दिखे, और फटे हुए जूते में मैं फोटो नहीं खिंचवा सकता। वास्तव में प्रेमचंद ने ऐसा क्यों नहीं किया? उसने अपना पैर क्यों नहीं छिपाया? क्योंकि प्रेमचंद ने कभी पर्दे को अर्थात लुकाव छिपाव को महत्व नहीं दिया। वो जैसे असल जिंदगी में थे वैसे ही दूसरों के सामने प्रस्तुत होते थे। उन्होंने वास्तविकता को कभी ढकने का प्रयत्न ही नहीं किया। वे इसी में संतुष्ट थे कि उनके पास छिपाने योग्य कुछ नहीं था। वे अंदर बाहर से एक थे। यहाँ तक कि उनका पहनावा भी अलग अलग नहीं था। जैसे हम लोग फोटो खिंचाने के लिए अच्छे कपड़े पहनते हैं, है ना, लेकिन वो उनके अंदर इस तरह का व्यवहार नहीं था। वो जैसे उनका पहनावा अंदर होता था घर के, वैसे ही घर के बाहर रहता था। लेखक अपनी तथा अपने युग की मनोभावना पर व्यंग करता है कि हम पर्दा रखने को बड़ा गुण मानते हैं, है ना। जो व्यक्ति अपने कष्टों को छिपाकर समाज के सामने सुखी होने का ढोंग करता है, हम उसी को महान मानते हैं। ऐसा है, बहुत से लोगों अंदर से कुछ होते हैं और बाहर से कुछ दिखावा करते हैं। जो अपने दोषों को छिपाकर स्वयं को महान सिद्ध करता है, हम उसी को श्रेष्ठ मानते हैं। ये किसके लिए बात की जा रही है? समाज के लिए बात की जा रही है कि समाज ऐसे ही लोगों को श्रेष्ठ मानता है। अब लेखक सोचता है कि जो फोटो में जो व्यंग भरी मुस्कान उनके चेहरे पर है, उसका रहस्य क्या हो सकता है? क्या कोई हादसा हो गया है, या क्या किसी हीरो का गोदान हो गया है, या हल्कू नामक किसान के खेत में नील गाय चर गई, या घीसू का बेटा माधो अपनी पत्नी के कफन को बेचकर खा गया, या फिर लेखक किसी महाजन के तगारों से बचने के लिए दूर दूर के चक्कर काटता रहा। याद आया, भक्त कवि कुंभन दास जी का जूता भी तो फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। फिर जो लेखक है वो सोचता है कि लेखक को बोध होता है, उसे ऐसा लगता है कि प्रेमचंद जीवन भर किसी चीज को ठोकर मारते रहे। किसी चीज को उन्होंने ठोकर मारा है तो वे रास्ते में खड़े टीले से बचकर निकलने की बजाय उस पर जूते से ठोकर मारते रहे हैं, क्योंकि वे समझौता नहीं कर सके। जैसे गोदान का हीरो गोदान या काहोरी नेम धर्म को नहीं छोड़ सका, वैसे ही प्रेमचंद भी नेम धर्म को नहीं छोड़ सके। नेम धर्म उनके लिए मुक्ति का साधन था, क्योंकि लेखक कहता है कि अगर जब हम चलते हैं तो चलते चलते हमारा जूता नीचे से घिसता है, लेकिन जो प्रेमचंद था उनका जूते सामने से अंगूठा से फटा हुआ था। तो सामने से तभी फटता है जब हम ठोकर मारे किसी चीज को। तो इसको ठोकर का मतलब ये बताया गया है कि लेखक कहता है कि प्रेमचंद ने समाज की कुरीतियों पर जोर जोर से ठोकरें मारी हैं। समाज में जो कुरीतियां थी उन पर ठोकर मारी है। उन्होंने कुरीतियों से बचने की कोशिश नहीं की, ठीक है, इस कारण उनके जूते फट गए।
वो साइड से निकल के भी जा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने उस पर ठोकर मारी, इस वजह से जूता फटा होगा। आशय यह है कि समाज की बुराइयों से संघर्ष के कारण उन्हें समाज से धन वैभव नहीं मिल पाया। श्रीमानों ने उनका समर्थन नहीं किया, क्योंकि जो समाज में कुरीतियां फैलाते हैं वे बड़े लोग होते हैं, और उनका अगर विरोध किया एक कवि ने तो उसका सम्मान नहीं किया गया, उसको ऐसी दशा कर दी गई कि वह अपने लिए एक जूता भी न पहन पाए। यानी हिंदी लेखक जो थे, हिंदी भाषा के जो लेखक थे, उनकी ऐसी दुर्दशा थी। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग जो यहाँ के जो कुरीतियां थी समाज की, वो नहीं चाहती थी, जबकि वो इतने बड़े लेखक थे, सम्राट कहते हैं उनको, है ना, साहित्य के सम्राट कहते हैं, तो इतने बड़े लेखक की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है? यदि वे धनी लोगों को प्रसन्न करने के लिए लिखते तो उन्हें धन वैभव अवश्य मिलता, है ना, अगर धनी लोगों के पक्ष में उन्होंने लिखा होता। लेकिन उन्होंने तो व्यथित समाज के बारे में लिखा, और समाज जिन कारणों से व्यथित था उन कुरीतियों को उजागर किया अपने लेखन के द्वारा, तो इसलिए उनके साथ इस तरह का व्यवहार किया गया। तो हिंदी की तो आज भी हमारे देश में दयनीय स्थिति है, उसको सम्मान आज भी प्राप्त नहीं हुआ है। प्रेमचंद के पांव की अंगुली मानो उसी घृणित जगह पर संकेत कर रही है जिस पर ठोकर मारकर उन्होंने अपने जूते फाड़े थे। वे अब भी उन लोगों पर हंस रहे हैं जो अपनी अंगुली को ढकने की चिंता में तलवे घिसाए जा रहे हैं। लेखक ने कम से कम अपना पांव बचा लिया, परंतु लोग अपने तलवे का नाश कर रहे हैं। तो लेखक के द्वारा, जो लेखक हैं हमारे इस पाठ के परसाई जी, उनके द्वारा हिंदी लेखकों की दयनीय दशा पर प्रकाश डाला गया है। लेखक ने सफलतापूर्वक यह दिखलाया है कि जिसे हम हिंदी उपन्यास का सम्राट कहते हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी जर्जर थी। समाज उन्हें सम्मान तो देता है, किंतु जीने योग्य धन नहीं प्रदान करता। लेखक ने स्वयं अपने बारे में यही कहा है, मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूं ऊपर से अच्छा दिखता है। स्पष्ट है कि हिंदी लेखकों की आर्थिक दशा बहुत कमजोर है। मैं तो ये कहती हूँ कि भारत देश में हिंदी लेखकों की नहीं, हिंदी भाषा का बहुत अपमान हो रहा है आज भी। तो ये विचारणीय विषय है बच्चों। तो इसी के साथ आपका यह पाठ समाप्त होता है, और इस पाठ के प्रश्न उत्तर के साथ मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। एक बार आप इस पाठ को पूरा अच्छे से पढ़ें, इसको समझने का प्रयास करें। बहुत ही अच्छा ये पाठ है, और समाज के बारे में आपको बहुत गहराई से बातें पता चलेंगी। आप हमारे भावी भविष्य हैं, भावी नेता हैं। आप जैसे बच्चों के हाथ में हमारे देश की बागडोर होनी है। तो इस तरह के विषयों पर आप गहराई से सोचें, पढ़ें और जानें। धन्यवाद।